हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। इस वीडियो में अपनी फिजिक्स ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प होगी। और एक कमेंट बहुत आ रहा है कि क्या सर ये सीरीज़ आर्मी टेक्निकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम हैं टेक्निकल, चाहे वो एयरफोर्स ग्रुप एक्स, नेवी डबल ए, SSR और आर्मी टेक्निकल, उन सारों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। तो आप लोग विदाउट एनी टेंशन आप देख सकते हो इन सीरीज़ को, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको 100% सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो वेक्टर होता है जिसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है। तो देखो, मैंने पहले भी बताया है और फिर भी बता दूं कि जो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सपोज यहाँ पे पूरा समझ लेते हैं। एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, वो एक शॉर्ट डिस्टेंस सपोज 2a पे अगर रखे हैं, तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, कोई एक चार्ज उठा के उनकी डिस्टेंस को उठा ले लो, बीच की दूरी को, यानी कि 2a ले लो। तो पहले तो ये वेक्टर होता है। सेकेंड थिंग, डाइपोल के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और नेचर अपोजिट होना चाहिए। यानी कि अगर ऑप्शन में 4 कंडीशंस आपको बना के वो दे दे फ्रेम करके कि एक प्लस क्यू, एक प्लस 2q, एक प्लस 3q, ऐसे 4 दे दे कौन सा डाइपोल का हो सकता है, तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो कभी डाइपोल नहीं हो सकते। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, यानी कि नेसेसरी कंडीशंस 2 हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम हो और नेचर अपोजिट हो। ये तो उनकी कंडीशंस हो गई, क्योंकि कंडीशंस भी 4 बना के दे सकता है। अब इसकी डायरेक्शन याद रखना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होती है, अपोजिट होती है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लोग इनको लिखते चलो तो ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट एटलीस्ट तो लेते रहना, ठीक है। अब इसका अगर मात्रक देखें डाइपोल मोमेंट का, तो हमने देखा कूलाम मीटर, ये MKS या SI हो गया। लेकिन अगर CGS मात्रक की बात करें तो वो हो जाएगा स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर। आपको पता होगा एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम, ठीक है। अगर एक स्टेट कूलाम निकालेंगे तो 3 × 10⁻⁻10 हो जाएगा, इधर लाएंगे। तो इस तरह से आप लोग ये सारी चीज़ें याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है। जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊँ उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। कुछ डिस्टेंस पर रखे 2 पॉइंट चार्ज हैं, उनमें पहले क्या था कि एयर था, उसके बाद एयर को रिप्लेस कर दिया गया केरोसिन ऑयल से, यानी कि उसमें क्या हुआ, बीच में केरोसिन ऑयल भर दिया गया। तो उन चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो किस तरह से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो जो फोर्स होता है चार्ज, दो चार्ज के कारण, तो वो क्या रहता है कि जो उसमें डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उसकी कुछ परमिटिविटी। देखो, सबसे कम निर्वात की या वायु की होती है 1, ठीक है, निर्वात या माध्यम में निर्वात। लेकिन अगर कोई माध्यम उसमें भर देते हैं, उसकी परमिटिविटी क्या रहती है, हमेशा 1 से बड़ी होगी। और आपको पता होगा मेटल्स की 6 होती है, ऐसे केरोसिन की नियरली अबाउट 4 रहती है। तो आपको पता है कि ये अगर इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, तो फोर्स डिक्रीज होगा, यानी कि घटेगा। आप याद रखना कि अगर बीच में केरोसिन भर दिया गया तो वो घटेगा। क्यों, आप किसी को समझा भी सकते हो कि क्यों घटेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। सपोज इस जगह पे वो दे देता, वायु के स्थान पर पर 4 परावैद्युत वाला एक माध्यम भर देने पर अब फोर्स क्या होगा। तब ऐसे ऑप्शन देगा 2F होगा या F/2 होगा या F/4 होगा। तब आप F/4 करेंगे, डिक्रीज तो होगा लेकिन इतना डिक्रीज होगा क्योंकि 4 परावैद्युत था, वायु का 1 होता है। तो ये अगर 4 गुना है तो उसके इनडायरेक्टली है, तो F/4 डिक्रीज होगा, याद रखना, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो। और देखो, एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया था कि सिंपल यार था कि जैसे नहीं हम लोग कुछ बोलते हैं तो कोई परावर्तक तल से टकराकर जो ध्वनि वापस आती है, जब सोर्स से और परावर्तक तल के उसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो चाहिए। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इजी है, 17 मीटर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को अलग से लिख के कराने की मुझे नीड नहीं लगी, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R1 और R2 रेडियस के दो चालक गोला पृष्ठ, दो चालक गोलों के पृष्ठों पर पृष्ठ घनत्व यानी कि सरफेस डेंसिटीज क्या है उनकी, इक्वल हैं। तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटीज का रेशियो क्या होगा। तो देखो, इसका ब्रीफ मैं बता दूं, एक्सप्लेनेशन आप जाके देख सकते हो, क्योंकि जो वीडियो मैं प्रीवियसली करा चुका होता हूँ डिटेल में, वो नहीं कराता हूँ बार बार। तो वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है रेडियस से। तो इसकी 1:1 हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, अगर पृष्ठ घनत्व बराबर है तो वो इंडिपेंडेंट होगी। तो यानी कि अगर इसमें आप पोटेंशियल का रेशियो पूछता तो वो R2:R1 होता, ठीक है। जाके वो वीडियो देख लेना जिसमें मैंने अच्छे से बताया है। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित एक आवेशित कण पर फोर्स F है। यदि, यानी संधारित्र का मतलब कैपेसिटेंस, एक जो चार्ज्ड कैपेसिटेंस प्लेट्स हैं जो उनके बीच में फोर्स F है, यदि एक प्लेट हटा दी जाए तो फोर्स कितना होगा। तो देखो, आपको पता होगा कैपेसिटेंस, अगर आपने पढ़ा है कि अगर सपोज दो अपोजिटिवली चार्ज्ड जो प्लेट्स हैं
उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ट्वाइस होता है कंपैरेटिवली अगर केवल एक प्लेट है, ठीक है। अगर दो प्लेट हैं और जो जो अपोजिटिवली चार्ज है, एक प्लस है और नेगेटिव है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी यार ये पीकॉक देखो, कोऑपरेट किया करो, ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, मुझे तो अच्छी लगती हैं यार, अपनी जो प्रकृति में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को तो डिस्टर्ब होने लगता है तुरंत। तो अगर तो उनमें क्या रहता है कि अगर एक प्लेट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दो गुना हो जाता है, लेकिन फोर्स हाफ हो जाता है। इसको आप ऐसे याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप करने की कर सकते हो कि क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा दो के लिए, एक प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस तरह से आप निकालो तो उससे अच्छा है प्रैक्टिकली थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करो कि अगर दो प्लेटें हैं और एक रह जाती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाफ हो जाता है तो फोर्स भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एफ होता क्या है, ई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ये हाफ हो जाता है, याद रखना। अब आप इसको फैक्ट की तरह याद रख सकते हो कि दो प्लेटें हैं, अगर एक प्लेट हटा देंगे तो कार्यरत जो फोर्स होगा वो हाफ हो जाता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो अब आप पेन भी नहीं उठाना और एग्जाम में कर देना। इन वीडियोज़ का रिविजन आप जरूर करते रहा करो। दो आवेशित चालकों को एक चालक से जोड़ने पर उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपने 12th में हर बच्चे ने इसका डेरिवेशन किया होगा। तो उनकी धारिताओं यानी कि कैपेसिटेंस की रेशियो में उनका आवेशों का पुनर्वितरण होता है, ठीक है। समान पदार्थ के दो घनों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो देखो क्या होता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी L अपॉन उनका एरिया। अब आप देखो क्यूब का एरिया क्या होता है, अगर एरिया की बात करें तो वो होता है भुजा का स्क्वायर, और ऊपर लेंथ मतलब भुजा और वो ए है, तो ए से ए कट जाएगा, तो हम रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, साइड के। तो अगर ये 1:2 है तो रेजिस्टेंस 2:1, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें किसी चीज़ की, तो वो 1:1 होता है। वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है, तार की त्रिज्या लंबाई इन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर एक ही समान, जैसे तार की बात करें कल जो क्वेश्चन था, तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध पूछे तो वो एक एक रहता है। एन समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ने पे मिलता है, यानी कि जो आर है श्रेणी क्रम में जब उनको जोड़ेंगे, जैसे सभी एन है तो R1 + R2 सबका समान है, तो आर 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 डॉट डॉट एन तक होगा, तो आर कॉमन ले लेंगे तो एन आर हो जाएगा सीरीज में, यानी कि ये तो मैक्सिमम हो गया आर मैक्सिमम। अब ऐसे ही आर मिनिमम होगा तो सिमिलरली जब पैरेलल का 1/r बराबर 1/r1 1/r2 होगा, तो जो ये कितना हो जाएगा, R/n होगा, तो n/r/n हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट जब मिनिमम निकालोगे। तो बस मैक्सिमम का मिनिमम से रेशियो निकालना है, यानी कि Rn का डिवाइड कर दो R/n से, तो R से R कट जाएगा और ये n ऊपर जाएगा, तो n² हो जाता है, ठीक है। अब आप ये याद रखना कि क्या होता है, मैक्सिमम का मिनिमम से रेशियो n², ठीक है। और हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना कि आप ध्यान से पढ़ना, अगर अधिकतम का न्यूनतम से अनुपात पूछे जाए तब n² होता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा देता है कभी कभी मिनिमम का मैक्सिमम से रेशियो निकाले तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलों के संयोग से अधिकतम करंट प्राप्त करने के लिए सेलों को जोड़ा जाना चाहिए। देखो यहाँ पे टर्म देखो, सेलों अधिकतम, आप ये नहीं कि अधिकतम प्रतिरोध हमें श्रेणी में मिलता है तो श्रेणी लगा दो, यहाँ धारा की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि ये क्वेश्चन शायद यूपी CPEMT के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के मान पे डिपेंड करेगा, ना कि आप कोई इसमें से मिश्रित कर देना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना, आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध के मान पे निर्भर करता है। 9th क्वेश्चन है, एक स्वरित्र द्विभुज की भुजा अगर काट दी जाए तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब देखो अगर आप पीछे के वीडियो अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ कि स्वरित्र द्विभुज में एक पूछेगा कि इस पे अगर रेत दिया जाए इसको तब क्या हो जाएगी फ्रिक्वेंसी, ये आप बताना। फिर एक पूछा जाता है मोम रगड़ दें अगर उस पर तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ही आप कमेंट में बताना, ठीक है। दो कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 5 तथा 10 है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स उसमें 5 और 10 हैं। इनका अन्योन प्रेरण गुणांक जो है 25 हेनरी है। अब देखो अन्योन, यदि फेरों की संख्या 10 और 5 हो जाए क्रमशः, तब अन्योन प्रेरण गुणांक कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस हैं कि ये इस बार आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n1 × n2, यानी कि फेरों की संख्या के गुणनफल के। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 25 था कब, जब ये तुम्हारा 10 और 5 था, यानी कि 5 और 10 था 50,
तो 25, तो यहाँ से अगर आप देखो अब ये 10 और 5 हो गया, 10 और 5 हो गया, देखो अब 5 और 10 हो गया, तब भी यहाँ पे 50 की वैल्यू अगर 25 थी तो अब भी 10 और 5 गुणा 50 ही रहा, तो अब भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 होगी। लेकिन ये क्या है, कोइंसिडेंस है कि ऐसे डिजिट थे, इसलिए ये 50 और 25 का मल्टीपल और 10 और 5 का मल्टीपल इसलिए सेम आ गया। अब ये आप मत सोच लेना कि ये नियत रहता है, नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स के, हो सकता है नंबर ऑफ फेर अब की बार यहाँ पे 10 और 10 दे देता, ठीक है, अब की बार कितने दे देता फेर 10 और सपोज 20 दे देता, तो 200 अगर हो जाता है यहाँ पे, तो ये 4 टाइम्स हो जाता, तब यहाँ पे फेरों, तब यहाँ पे 100 आंसर हो जाता। तो इसलिए ये इस तरह से वेरी कर सकता है, आप याद रखना फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों शीट से होकर प्रवेश नहीं कर सकती, यानी कि किसको भेदन नहीं कर सकती, लकड़ी या कागज या एल्यूमिनियम या शीशा। याद रखना लेड और आपकी बोन, इन दो चीज़ों को नहीं कर सकती, इन दो में एंटर, यानी कि अगर यहाँ पे शीशा की जगह पे ऑप्शन हड्डी भी होता तब आप हड्डी को क्लिक करते, लेकिन यहाँ पे शीशा है तो शीशा को क्लिक करोगे। इन दोनों को एक्स रेज जो हैं वो नहीं कर सकती, ठीक है, नहीं भेज सकती। कई सोचते हैं जैसे हड्डी वाला ऑप्शन आ जाता है तो कई बार लड़के सोचने लग जाते हैं कि यार हड्डियों का तो एक्सरे होता ही है, तो उनको तो भेज देती होगी। भाई मेरे नहीं भेज पाती हैं, तभी एक्सरे पॉसिबल होता है, नहीं तो एक्सरे हो ही ना पाए। एक परमाणु क्रमांक 31 के तत्व की के अल्फा एक्सरे की आवृत्ति एफ है, तो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 51 के अल्फा एक्सरे की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि क्या है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर रूट है वो होता है आपका ए परमाणु क्रमांक माइनस बी, लेकिन के अल्फ़ा के लिए जो बी होता है वो 1 रहता है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 1 रख के अब इसी रिलेशन से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस रिलेशन को आप लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर पहले वाले फ्रिक्वेंसी के लिए देखें तो इज इक्वल टू ए, जेड कितना था पहले 31, परमाणु क्रमांक 31 माइनस 1, तो यहाँ से 30 ए मिल गया, कितना मिल गया 30 ए। अब की बार फ्रिक्वेंसी हम एफ डैश मान लें तो एफ डैश इज इक्वल टू, अब की बार यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रखेंगे 51, तो 51 में से एक जाएगा तो 50 ए मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 50 ए। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, एफ निकला 30 ए क्योंकि 31 में से एक गया 30, और अब निकला 50 ए दूसरी कंडीशन में। हम इन्हीं दोनों में हमें करना है तो हम दोनों को डिवाइड कर दें, तो अगर हम फ्रिक्वेंसी का और फ्रिक्वेंसी डैश को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 30 ए और बटे 50 ए से ए कट गया, 0 से 0 कट गया, 3/5 आ गया, कितना आ गया 3/5, यानी कि एफ अपॉन एफ डैश हमें मिल गया 3/5, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो एफ बटे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 9/25, तो यहाँ से एफ डैश अगर हम इधर जाएगा तो वो 25/9 एफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप याद रखना एक चीज़ क्या कि √f इज इक्वल टू ए जेड माइनस 1, के अल्फ़ा के लिए बी की वैल्यू 1 होती है, तो इस रिजल्ट से हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आई होप नया होगा आपके लिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो अब आप नहीं छोड़ोगे। बीटा एमिशन में जो जो उसकी प्रोसेस होती है उसमें न्यूट्रिनो की उत्पत्ति, न्यूट्रॉन नहीं है ये न्यूट्रिनो है, ठीक है, उसकी जो थ्योरी है वो किसने दी थी। तो इसके लिए आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो जाके देख लेना, जो पाउली का न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस है उसको जाके आप अच्छे से पढ़ लेना अगर आप इंटरेस्ट रखते हो फिजिक्स में। लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन आप याद रखना पाउली का है, वैसे डिटेल में पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको, आपको केवल इतना पता होना चाहिए किसने दिया था, पाउली ने दिया था न्यूट्रिनो की जो हाइपोथेसिस थी। और गेट में कितने नैंड गेट यूज़ होते हैं, तो ये क्वेश्चन आई होप आपने अभी तक तो नहीं किया होगा, आपने जो लॉजिक गेट्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन एक वीडियो में मैंने गलत बता दिया था, यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक गेट गलत बता दिए थे, दो होते हैं, एक नैंड गेट होता है AND और एक नॉर होता है, और जो मूल गेट होते हैं वो सभी होते हैं एंड और, ठीक है। लेकिन अगर जो सार्वत्रिक गेट पूछे, सार्वत्रिक गेटों की संख्या, तो नॉर और नैंड। और ये क्वेश्चन आपने शायद आपके लिए नया होगा, याद रखना कि एक और गेट में 3 नैंड गेट होते हैं, कितने 3 नैंड गेट होते हैं NAND, और इन सब के जो वो भी पता होना चाहिए आपको कौन सा क्या किसको क्या रिप्रेजेंट करता है कौन सा, जैसे ये नॉट, ये एंड, ये आपको ये सारे फिगर्स आप देखो सिंपली सर्च करो लॉजिक गेट बाय लक्ष्य फोर्स, और वो वीडियो जाके अभी देख लेना इसी वीडियो के बाद, ठीक है, और मिलते रहेंगे, थैंक यू।